Hello everyone. So today we are starting with a new topic and that is various aggregates of national income. तो आज हम national income से related बहुत सारे aggregates के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है? तो चलो शुरू करते हैं। तो यहाँ पर मैं 4 डैश बना रही हूँ, ठीक है? यहाँ पर मैंने 4 डैश बनाए हैं। फर्स्ट डैश में दो चीजें आ सकती हैं, इधर इट विल बी ग्रॉस वेरिएबल और नेट वेरिएबल, ठीक है? ग्रॉस वेरिएबल को मैं शॉर्ट में जी लिख देती हूँ और नेट वेरिएबल को मैं शॉर्ट में एन लिख रही हूँ, ठीक है? और सेकंड ब्लैंक में या तो मैं डोमेस्टिक इनकम लिख सकती हूँ या फिर मैं लिख सकती हूँ नेशनल इनकम, ओके? तो डोमेस्टिक इनकम को मैं शॉर्ट में डी लिख रही हूँ और नेशनल इनकम को मैं शॉर्ट में एन लिखूंगी, ओके? एंड थर्ड प्लेस का फिक्स रहेगा, यहाँ पर तो प्रोडक्ट ही आएगा, ठीक है? एंड फोर्थ प्लेस में या तो वी कैन राइट मार्केट प्राइस, या तो फोर्थ प्लेस में मार्केट प्राइस आ सकता है दैट इज एमपी, या फिर आ सकता है फैक्टर कॉस्ट, ओके? तो ये कुछ टर्म्स है जो एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम से रिलेटेड है। धीरे धीरे हम इनका मतलब भी पढ़ेंगे, ठीक है? तो उससे पहले हम ये देख लेते हैं कि नेशनल इनकम के एग्रीगेट्स होते क्या क्या है, ओके? तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे, यहाँ पर हम ग्रॉस और नेट में से सबसे पहले सिर्फ ग्रॉस वेरिएबल्स ले लेते हैं, ठीक है? तो अगर हम यहाँ से ग्रॉस वेरिएबल्स लेते हैं तो यहाँ से हम डोमेस्टिक और नेशनल इनकम दोनों को ले सकते हैं। तो जी के साथ डी भी आ सकता है एंड जी के साथ एन भी आ सकता है, ओके? उसके बाद दोनों के साथ पी तो आना कंपलसरी है, ओके? सो एक हो गया जीडीपी और एक हो जाएगा आपका जीएनपी, ओके? नाउ फोर्थ टाइम पर क्या आएगा, मार्केट प्राइस और फैक्टर कॉस्ट। तो एक बार हम जीडीपी के साथ मार्केट प्राइस लिखेंगे और एक बार उसके साथ हम फैक्टर कॉस्ट लिखेंगे। सिमिलरली गोज विद जीएनपी एज वेल, ओके? तो एक बार हमने जीडीपी के साथ लिखा एमपी और एक बार हमने जीडीपी के साथ लिखा एफसी। ध्यान रखना एमपी और एफसी जो है वो एग्रीगेट के सबस्क्रिप्ट में आएगा। सिमिलरली एक बार हम जीएनपी के साथ लिखेंगे एमपी और एक बार हम जीएनपी के साथ लिखेंगे एफसी। क्लियर? तो इधर हमने ये देखा कि ग्रॉस वेरिएबल से हमारे 4 एग्रीगेट बन गए, ओके? अब हम नेट वेरिएबल से देखेंगे कितने एग्रीगेट्स बन सकते हैं, ओके? तो सबसे पहले हमने लिया नेट। अब हमने नेट वेरिएबल सिंस लिया है तो उसके साथ डोमेस्टिक आ सकता है या फिर नेट के साथ नेशनल आ सकता है, क्लियर? एंड दोनों के साथ प्रोडक्ट तो आएगा ही, ओके? उसके बाद अब दोनों के साथ या तो एमपी आएगा या फिर आएगा एफसी। तो एक बार एनडीपी के साथ हम लिखेंगे एमपी और एक बार एनडीपी के साथ लिखेंगे हम एफसी। सिमिलरली एनएनपी के साथ एक बार एमपी और एक बार एनएनपी के साथ एफसी। क्लियर है ये बात? तो यहाँ पर हमने क्या देखा, यहाँ पर टोटल 8 एग्रीगेट बन चुके हैं नेशनल इनकम के, ओके? सो हाउ मेनी एग्रीगेट्स आर देयर ऑफ नेशनल इनकम? देयर आर 8 एग्रीगेट्स ऑफ नेशनल इनकम, ओके? तो एक एक कर अब हम इसको पढ़ेंगे कि इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, ओके? फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव जीडीपी एट एमपी व्हिच मींस ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस, and this means gross domestic product at factor cost. Now GNP at MP matlab gross national product at market price, and this means gross national product at factor cost. Next NDP at MP matlab net domestic product at market price and net domestic product at factor cost. Next NNP at MP matlab net national product at market price and net national product at factor cost. तो ये टोटल 8 एग्रीगेट है जो आपके सामने मैंने बोर्ड पर लिख दिए हैं, ठीक है? अब यहाँ पर सब ध्यान रखेंगे कि ये जो एनडीपी हमारा एग्रीगेट है ना, दिस इज एन एग्रीगेट विच इज यूज टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ डोमेस्टिक इनकम। यानी कि कभी भी आपको अगर क्वेश्चन में पूछा जाए कि डोमेस्टिक इनकम की वैल्यू कैलकुलेट करो तो हमेशा आप इन 8 में से कौन सा एग्रीगेट यूज करोगे? आप यूज करोगे एनडीपी एट एफसी, ओके? और जब भी आपको पूछा जाए क्वेश्चन में कि नेशनल इनकम को कैलकुलेट करो तो नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए यू विल यूज एनएनपी एट एफसी, ठीक है? तो ये हमेशा ध्यान रखना, नेशनल इनकम के लिए आप एनएनपी एट एफसी यूज करते हो और डोमेस्टिक इनकम के लिए आप एनडीपी एट एफसी यूज करते हो, ठीक है? अब यहाँ पर जो आपको ये सारे वेरिएबल्स दिख रहे हैं, अब हम देखते हैं कि इन वेरिएबल्स को डिस्टिंग्विश करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए क्या होता है, ओके? तो सबसे पहले ग्रॉस वेरिएबल एंड नेट वेरिएबल को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास होता है डेप्रिसिएशन, ओके? नेक्स्ट
डोमेस्टिक इनकम और नेशनल इनकम को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास होता है नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम एब्रॉड, जिसको हम शॉर्ट में NFIA भी बोलते हैं। ओके, और प्रोडक्ट तो एक फिक्स है, उसके लिए तो कुछ होगा नहीं, राइट। अब जो फोर्थ ब्लैंक है दैट इज मार्केट प्राइस एंड फैक्टर कॉस्ट को डिफरेंशिएट करने के लिए हमारे पास होती है एक टर्म दैट इज कॉल्ड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस को हम शॉर्ट में लिखते हैं NIT। क्लियर? तो अब यहाँ पर कुल मिला के तीन टर्म्स होगी, डेप्रिसिएशन, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड एंड नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर? तो अब हम एक एक कर तीनों टर्म्स को पढ़ने वाले हैं। ओके, तो सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं विद आवर फर्स्ट टर्म एंड दैट इज डेप्रिसिएशन। तो अब हम पढ़ेंगे कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है। ओके, सो depreciation refers to the reduction or fall in the value of fixed asset। यानी कि डेप्रिसिएशन का मतलब क्या होता है कि अगर किसी भी फिक्स असेट की जो वैल्यू है अगर वो रिड्यूस हो रही है या फिर वो फॉल हो रही है तो उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। और इसका रीजन क्या होता है? इट हैपेंस ड्यू टू, तो इसके रीजंस क्या होता है? इट हैपेंस ड्यू टू थ्री रीजंस। ठीक है, तीन रीजंस की वजह से डेप्रिशिएट होता है कोई भी फिक्स्ड असेट। ओके, तो फर्स्ट रीजन इज नॉर्मल वियर एंड टियर। फर्स्ट रीजन है नॉर्मल वियर एंड टियर ऑफ द फिक्स्ड असेट। Second reason we have that is due to passage of time. Second we have passage of time. And third we have expected obsolescence. And second we have expected obsolescence. ठीक है, तो इन तीनों का मतलब क्या होता है? नॉर्मल वेयर एंड टियर का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी भी फिक्स्ड असेट को कॉन्टिन्यूसली यूज करोगे तो वो विद टाइम एक पॉइंट के बाद वो उसकी वैल्यू जो है वो फॉल हो जाएगी। क्लियर? दूसरा पैसेज ऑफ टाइम। पैसेज ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है? अगर आप किसी फिक्स्ड असेट को यूज नहीं भी कर रहे हो बट स्टिल ड्यू टू सम नेचुरल फैक्टर्स लाइक मे बी रेन, मे बी विंड, मे बी एनी अदर रीजन, उन रीजंस की वजह से भी असेट की जो वैल्यू होती है वो रिड्यूस हो जाती है। ठीक है, और थर्ड क्या है हमारा? एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब बेसिकली होता है इट रेफर्स टू द एक्सपेक्टेड लॉस। एक्सपेक्टेड लॉस का मतलब क्या होता है? कुछ ऐसे रीजंस होते हैं जिनके बारे में हमें पहले से पता होता है। लाइक वी ऑलरेडी नो कि कोई भी अगर फिक्स असेट है तो हो सकता है उसकी देयर कुड बी अ चेंज इन टेक्नोलॉजी ऑफ दैट फिक्स असेट और इट कुड बी दैट चेंज इन द डिमांड ऑफ दैट गुड और सर्विस। तो अगर इन दोनों रीजंस की वजह से असेट की वैल्यू फॉल होती है तो उसको कहते हैं एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, तो सिंस अब यहाँ पर एक वर्ड आपके सामने आ ही गया है दैट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, यानी कि ऑब्सोलेसेंस अब सबने देख ही लिया है, तो अब ये देख लेते हैं कि ऑब्सोलेसेंस का मतलब एक्चुअली क्या होता है। ऑब्सोलेसेंस का बेसिकली मतलब होता है लॉस। ठीक है, और जो लॉसेस होते हैं ना वो होते हैं दो टाइप्स के। एक होता है एक्सपेक्टेड लॉस, ठीक है, और एक होता है अनएक्सपेक्टेड लॉस। ठीक है, तो एक्सपेक्टेड लॉस का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ द फिक्स्ड असेट ड्यू टू चेंज इन टेक्नोलॉजी और ड्यू टू चेंज इन डिमांड ऑफ गुड्स और सर्विस। ठीक है, तो इन दोनों की वजह से अगर असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है, फॉल होती है, तो उसको कहते हैं हम एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। क्लियर है? तो उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन। ओके, नेक्स्ट वी हैव अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू fall in the value of the fixed asset due to any natural calamity, any natural calamity or due to any theft और ड्यू टू एनी एक्सीडेंट्स। ठीक है, और भी कोई और रीजन हो सकता है जिसके बारे में हमें पहले से पता ना हो। तो अगर इन रीजंस की वजह से हमारे असेट की वैल्यू फॉल होती है तो उसको कहते हैं अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस। ठीक है, अब एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस
के बारे में, सिंस एक प्रोड्यूसर्स को पहले से ही इंफॉर्मेशन होती है, तो इससे कोप अप करने के लिए प्रोड्यूसर्स एक पहले से फंड्स का एक प्रोविजन बनाकर रखते हैं, और उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड। नाउ डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड का मतलब क्या होता है? इट बेसिकली रेफर्स टू द प्रोविजन ऑफ फंड्स which is created by the producers to cope up with the expected losses in the asset. क्लियर है ये बात? ओके फाइन, ठीक है, क्लियर हो गया? ओके नाउ अब मैं आपको एक फॉर्मूला लिखवा रही हूँ फॉर डेप्रिसिएशन, जो आगे आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, ठीक है? सो डेप्रिसिएशन को हम कैलकुलेट कैसे करते हैं? सो डेप्रिसिएशन रेफर्स इज इक्वल टू द cost of capital asset minus scrap value divided by the estimated life of the capital asset, estimated life of the capital asset or the फिक्स्ड असेट इन ईयर्स, ठीक है? तो ये फॉर्मूला सब ध्यान रखेंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चन सॉल्व करने में आपको ये फॉर्मूला काम आने वाला है, ओके? ऑलराइट, सो नेक्स्ट एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट डिफरेंस है आपके सामने, दैट इज द डिफरेंस बिटवीन द डेप्रिसिएशन एंड कैपिटल लॉस, ठीक है? डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस का जो डिफरेंस है वो आपसे एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है? यहाँ पर हमने ये दो चीज़ें करी थी, दैट इज एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, और दूसरा हमने करा था अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ठीक है? तो यहाँ पर अगर असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, तो हम उसको कहते हैं डेप्रिसिएशन, और अगर असेट की वैल्यू डिक्रीज होती है ड्यू टू अनएक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, तो उसको कहते हैं हम कैपिटल लॉस। तो यहां से अब आपको पढ़ना है डेप्रिसिएशन और कैपिटल लॉस का डिफरेंस क्या होता है, ओके? तो यहाँ पर सबसे पहले आप लोग देखेंगे डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन मतलब इट रेफर्स टू द फॉल इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट्स ड्यू टू नॉर्मल वियर एंड टियर, ड्यू टू पैसेज ऑफ टाइम और ड्यू टू एक्सपेक्टेड ऑब्सोलेसेंस, ठीक है? सेकंड, कैपिटल लॉस का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द फॉल लॉस इन द वैल्यू ऑफ फिक्स्ड असेट ड्यू टू अनफॉरसीन ऑब्सोलेसेंस व्हिच कुड बी नेचुरल कैलामिटीज, थेफ्ट और एक्सीडेंट्स। क्लियर? सेकेंड हमारा बेसिस का है डिफरेंशिएशन का, प्रोविजन फॉर लॉस। तो डेप्रिसिएशन के लिए हम प्रोविजन बनाते हैं, एंड डेप्रिसिएशन के लिए जो प्रोविजन बनता है दैट इज नोन एज डेप्रिसिएशन रिजर्व फंड, ओके? और कैपिटल लॉस के लिए देयर इज नो सच प्रोविजन। कैपिटल लॉसेस से बचने के लिए कोई प्रोविजन हम नहीं बनाते, बट इनके लिए हम इंश्योरेंस ले सकते हैं, सो दैट हमारा जो लॉस होना है, जो लॉस हो सकता है, वो थोड़ा मिनिमाइज हो जाए। क्लियर? नेक्स्ट क्या है? प्रोडक्शन प्रोसेस। डेप्रिसिएशन हमारे प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर नहीं करता है, वेयरएज कैपिटल लॉस प्रोडक्शन प्रोसेस को हैम्पर कर देता है, क्योंकि वहां पर जो असेट है वो पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय भी हो सकता है। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर हमने डेप्रिसिएशन पढ़ा था to distinguish between two variables and that is gross variable and net variable. क्लियर? तो यहाँ पर अगर आपको बोला जाए कि आपको अगर नेट वेरिएबल से ग्रॉस वेरिएबल तक पहुंचना है, तो नेट से ग्रॉस पर जाने के लिए हम क्या करते हैं? वी एड डेप्रिसिएशन, ओके? और ग्रॉस से वापस नेट पर आने के लिए हम क्या करते हैं? वी सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ डेप्रिसिएशन। इसका मतलब क्या है? that net variables are exclusive of depreciation whereas gross variables are inclusive of depreciation. Clear? All right, now जो हमारा second हमें पढ़ना है दैट इज अबाउट नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, ओके? नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड कौन सा? हमने ये टर्म यूज करी थी टू डिस्टिंग्विश बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम, ठीक है? इन दोनों को हमने बाइफरकेट करने के लिए नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का यूज किया था, ओके? तो अब समझते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड का मतलब क्या होता है, ओके? तो फॉर एग्जाम्पल मुझे बोला गया है कि डोमेस्टिक इनकम को ना कैलकुलेट कर दो,
ठीक है, कर देते हैं डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट। तो डोमेस्टिक इनकम का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द इनकम विच इज अर्न विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी। देखो सिंपल सी बात है, डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर जितनी भी इनकम अर्न करी गई होगी उसको कहते हैं डोमेस्टिक इनकम। अब वो इनकम रेजिडेंट अर्न करे या नॉन रेजिडेंट अर्न करे उससे हमें फर्क नहीं पड़ता है, ठीक है। बस अगर डोमेस्टिक टेरिटरी यानी कि इकोनॉमिक टेरिटरी के अंदर जो भी इनकम अर्न करी गई है उसको हम डोमेस्टिक इनकम बोलते हैं, ठीक है। अब मुझे यहाँ से और बोला गया है कि डोमेस्टिक इनकम से आपको पहुंचना है नेशनल इनकम तक, ठीक है। डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम तक पहुंचना है। अब नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है? इट रेफर्स टू द इनकम अर्न्ड बाय द नॉर्मल रेजिडेंट्स फ्रॉम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी और आउटसाइड द डोमेस्टिक टेरिटरी। यानी कि यहाँ पर हमें मतलब नहीं, हमें फर्क नहीं पड़ता कि हम इनकम को डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर अर्न कर रहे हैं या बाहर अर्न कर रहे हैं। यहाँ पर हमें सिर्फ इतना मैटर करेगा कि वो जो इनकम है वो रेजिडेंट अर्न करे। वो रेजिडेंट हमारे इंडिया से भी कर सकते हैं या फिर रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। और डोमेस्टिक इनकम से हमें मतलब होता है कि सिर्फ और सिर्फ हमारे इंडिया से ही इनकम अर्न होनी चाहिए। अब वो इनकम रेजिडेंट भी कर सकते हैं और वो नॉन रेजिडेंट इंडियंस भी अर्न कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हमें डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम तक पहुंचना है तो हमें क्या ध्यान देना पड़ेगा? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने इंडिया की डोमेस्टिक टेरिटरी एंड यूएसए की डोमेस्टिक टेरिटरी ली है, ठीक है। तो इंडिया के अंदर इंडियन रेजिडेंट्स भी रहते हैं एंड यूएसए के रेजिडेंट्स भी रहते हैं। सिमिलरली यूएसए के अंदर इंडियन रेजिडेंट्स भी रहते हैं और यूएसए के रेजिडेंट्स तो रहते ही रहते हैं, क्लियर। तो यहाँ पर अगर हमें सिर्फ बोला जाता है डोमेस्टिक इनकम को कैलकुलेट करो तो इस पोर्शन में, इस सर्कल में जितनी भी इनकम अर्न करी गई है हम उसको इंक्लूड कर लेते। बट हमें यहाँ से पहुंचना है टिल नेशनल इनकम, तो हमें क्या करना पड़ेगा? हमें सबसे पहले अपने रेजिडेंट्स की इनकम को इंक्लूड करना है। तो डोमेस्टिक इनकम में हमारे इंडियन रेजिडेंट्स की इनकम तो इंक्लूडेड है ही, बट जो कि यूएसए के अंदर इंडियन रेजिडेंट्स है हमें उसकी इनकम भी इंक्लूड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो जो रेजिडेंट इंडियंस फ्रॉम अब्रॉड पैसा अर्न करते हैं उसको कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। उसको कहते हैं फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो सबसे पहले डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम तक पहुंचने के लिए वी विल ऐड फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड। तो सबसे पहले हम ऐड करेंगे फैक्टर इनकम रिसीव्ड फ्रॉम अब्रॉड, क्लियर। अब नेशनल इनकम में हमें जो यूएसए के रेजिडेंट्स हैं उनकी इनकम से कोई मतलब नहीं है, तो यहाँ पर हम नेशनल इनकम को कैलकुलेट करने के लिए यूएसए के रेजिडेंट्स की इनकम को हटा देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो फिर जो भी इनकम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से कोई भी अगर पर्सन अर्न कर रहा है विद इन आवर डोमेस्टिक टेरिटरी उसको बोलते हैं फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड, ठीक है। तो हमें जब भी डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम तक पहुंचना है तो सबसे पहले हम फैक्टर इनकम रिसीव फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे एंड फैक्टर इनकम पेड टू अब्रॉड को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं, ठीक है। तो उसकी हेल्प से हम पहुंच जाएंगे डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम तक, क्लियर। अब यहाँ पर जो फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड लिखा है इसको मैं शॉर्ट में लिख देती हूँ FIFA, यानी कि फीफा। ये कैसे लिया? फैक्टर का I, इनकम का I, सॉरी फैक्टर का F, इनकम का I एंड फ्रॉम का F एंड अब्रॉड का A, ओके। अब यहाँ पर भी देखो इसको हम लिखेंगे फैक्टर का F, इनकम का I, देन 2 का T एंड A का अब्रॉड का A, क्लियर। तो यहाँ पर जो आप ये देख रहे हो ना दैट इज फीफा माइनस फीटा। दिस फीफा माइनस फीटा is known as net factor income from abroad। इसको बोलते हैं नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, यानी कि शॉर्ट में क्या बोलते हैं? NFIA, क्लियर। तो NFIA का फॉर्मूला क्या होता है? NFIA इज इक्वल टू फीफा दैट इज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड माइनस फीटा दैट इज फैक्टर इनकम टू अब्रॉड, क्लियर। तो यहाँ पर सब ध्यान देंगे दैट इट इज रिटन फैक्टर इनकम
फ्रॉम अब्रॉड, हमेशा ध्यान रखना इट इज ऑलवेज फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। तो NFIA जो लिखा होता है ना, फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड इज फीफा माइनस फीटा, whereas फैक्टर इनकम टू अब्रॉड इज फीटा माइनस फीफा। ठीक है, इस बात को सब ध्यान में रखेंगे। ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू दिस टॉपिक, इसको हम और अच्छे से पढ़ते हैं। तो यहाँ पर ना एग्जाम में एक क्वेश्चन आता है दैट व्हाट आर द नेट कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। ठीक है, NFIA के आपको ना कंपोनेंट्स में पूछे जाते हैं, व्हाट आर द कंपोनेंट्स ऑफ NFIA। सो NFIA के देखो 3 कंपोनेंट होते हैं। पहला होता है नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज, नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, दूसरा होता है, दूसरा वी हैव नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। और थर्ड होता है नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, एक एक करके अब हम समझते हैं कि इनका मतलब क्या है। सबसे पहले देयर इज नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज का मतलब क्या हुआ, अगर रेजिडेंट इंडियंस ने बाहर से कोई भी मनी अर्न करा है, कोई भी काम कर कर कोई भी पैसा अर्न करा है, तो हम उसको ऐड करेंगे। और अगर नॉन रेजिडेंट इंडियन ने डोमेस्टिक टेरिटरी के अंदर कोई भी इनकम फ्रॉम वर्क अर्न करा है, काम करके पैसा अर्न करा है, तो हम उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो दोनों का जो रेजिडेंट इंडियंस फ्रॉम अब्रॉड की इनकम को हम ऐड करेंगे और नॉन रेजिडेंट इंडियंस टू अब्रॉड को हम सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो उन दोनों का जो नेट डिफरेंस होता है उसको कहते हैं नेट कॉम्पेंसेशन ऑफ एम्प्लॉयज। ठीक है, सेकंड क्या है, अब सेकंड है नेट इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। इट रेफर्स टू द इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप, लाइक वी अर्न रेंट, वी अर्न इंटरेस्ट, वी अर्न डिविडेंड। तो इन सबको कहते हैं इनकम फ्रॉम प्रॉपर्टी एंड एंटरप्रेन्योरशिप। तो रेजिडेंट इंडियंस के हम इनकम को ऐड करेंगे एंड नॉन रेजिडेंट इंडियन अर्न, जो भी उन्होंने इनकम अर्न करा है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। ठीक है, लास्ट क्या है, नेट रिटेन्ड अर्निंग। नेट रिटेन्ड अर्निंग्स, रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या होता है, बेसिकली ये ना एक प्रॉफिट का पार्ट होता है जो कि कोई भी प्रोड्यूसर अर्न करता है आफ्टर पेइंग द टैक्स टू द गवर्नमेंट एंड आफ्टर पेइंग द डिविडेंड। ठीक है, इसके बारे में भी आप इलैबोरेट कर कर आगे चैप्टर में रीड करेंगे। ठीक है, तो नेट रिटेन्ड अर्निंग्स का मतलब क्या होता है, अगेन इट इज द डिफरेंस बिटवीन जो भी रिटेन्ड अर्निंग इंडियंस ने अर्न करी है फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड एंड सब माइनस जो भी रिटेन्ड अर्निंग्स नॉन रेजिडेंट इंडियंस ने अर्न करी है फ्रॉम इंडिया, फ्रॉम विद इन द डोमेस्टिक टेरिटरी, उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे। तो उन दोनों का डिफरेंस होता है नेट रिटेन्ड अर्निंग्स। ठीक है, तो हमने जो ये टॉपिक शुरू करा था दैट वाज टू डिफरेंशिएट बिटवीन डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम। तो बहुत क्लियर है आप सभी के सामने कि अगर आपको डोमेस्टिक इनकम से नेशनल इनकम तक पहुंचना है तो हम नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को ऐड करेंगे, और अगर नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम तक आना है तो फिर नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड को सब्ट्रैक्ट करेंगे। क्लियर है? तो अभी तक हमने 2 सर्कल्स पढ़े हैं, आई होप सबको क्लियर हो गया होगा अच्छे से। चलो, वेरी गुड। ऑलराइट, सो यहाँ अब हम पढ़ेंगे लास्ट टर्म दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस में जो टैक्सेस वर्ड है इसका मतलब क्या होता है, देखो टैक्सेस ना एक कंपलसरी पेमेंट होती है जो कि गवर्नमेंट किसी भी पर्सन पर इम्पोज करते हैं और उस पर्सन को कोई भी वो टैक्स जाकर, वो अमाउंट जाकर गवर्नमेंट को पे करना होता है। ठीक है, तो जो टैक्सेस होते हैं ना वो देखो वो 2 टाइप्स के होते हैं, एक होते हैं डायरेक्ट टैक्सेस, ठीक है, और दूसरे होते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस। ओके, डायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं, डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं विच आर इम्पोज्ड ऑन द इनकम और वेल्थ ऑफ अ पर्सन। ये किसी भी पर्सन की इनकम या वेल्थ पर इम्पोज करे जाते हैं और इससे आप बिल्कुल भी बच नहीं सकते। दीज कुड बी, ये हमारे होते हैं, इट कुड बी इनकम टैक्स और it could be house tax or it could be property tax। ठीक है, एक्सेट्रा, और कोई भी आप एग्जांपल लिख सकते हो। इनकी कोई भी टैक्स अगर डायरेक्ट इनकम पर इम्पोज किए जाते हैं तो उसको कहते हैं डायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, अब सेकंड क्या है, इनडायरेक्ट टैक्सेस।
इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? ये वो टैक्सेस होते हैं जो किसी भी गुड या किसी भी सर्विस पर लगाए जाते हैं। क्लियर? फॉर एग्जाम्पल, we have excise duty, we have excise duty, we have custom duty, we have entertainment tax, we have entertainment tax, we have what can we write? Service tax, etc. Okay, but सब एक बात ध्यान रखेंगे that from 1st of April 2017 ये सारे के सारे taxes have been subsumed to just one tax and that is known as, आप सबने ही सुना है, that is known as goods and सर्विसेज टैक्स। अब यहाँ से 1 अप्रैल 2017 से वन नेशन वन टैक्स बन चुका है। तो यानी कि अगर कोई भी इनडायरेक्ट टैक्स इम्पोज किया जाएगा तो वो सिर्फ और सिर्फ गुड्स एंड सर्विस टैक्स होगा। तो यानी कि अगर आप कभी भी नेक्स्ट टाइम रेस्टोरेंट में जाते हो और अगर वो सर्विस टैक्स चार्ज करते हैं आपसे, तो आप उनको क्लियरली मना कर सकते हो सर्विस टैक्स देने से। क्लियर है? तो आई होप सबको डिफरेंस क्लियर हो गया होगा, डायरेक्ट टैक्सेस एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस में क्या डिफरेंस होता है। ठीक है, अब हमारा जो ये टॉपिक था दैट इज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस का फॉर्मूला क्या होता है वो देख लेते हैं। सो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस इज बेसिकली इक्वल टू इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। इट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? इट इज इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ओके, सो अब यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस तो आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होता है? अच्छा, एक और चीज इधर रह गया कि हम डायरेक्ट टैक्सेस को नेशनल इनकम में इंक्लूड करते हैं नहीं करते? डायरेक्ट टैक्सेस को हम नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं करते हैं। ठीक है, ये सब ध्यान रखेंगे कि डायरेक्ट टैक्सेस को नेशनल इनकम में इंक्लूड नहीं किया जाता। ठीक है, अब वापस आ जाओ नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस क्या होते हैं? इनडायरेक्ट टैक्सेस माइनस सब्सिडीज। ठीक है, इनडायरेक्ट टैक्सेस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हो। इट इज बेसिकली, ये क्या होता है? इट इज अ टैक्स इम्पोज्ड ऑन द गुड और द सर्विस। क्लियर है ये बात? तो ये होता है इनडायरेक्ट टैक्सेस। एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस हमारे किसी भी कमोडिटी की वैल्यू को, किसी भी गुड या किसी भी सर्विस की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। ओके, नेक्स्ट सब्सिडीज क्या होता है? एक तो ये ध्यान रखो कि सब्सिडीज किसी भी गुड या किसी भी सर्विस की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है। ओके, सब्सिडीज अब होता क्या है? सब्सिडी बेसिकली रेफर्स टू द कैश ग्रांट और द फाइनेंशियल और इकोनॉमिक असिस्टेंस। कैश ग्रांट, फाइनेंशियल और इकोनॉमिक असिस्टेंस जो भी गवर्नमेंट प्रोड्यूसर को प्रोवाइड करती है। इफ द प्रोड्यूसर इज डूइंग एनीथिंग, वो कुछ भी ऐसा प्रोड्यूस कर रहा है विच इज प्रमोटिंग द सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। ठीक है, तो सब्सिडी क्या होती है? सब्सिडी बेसिकली एक फाइनेंशियल या इकोनॉमिक असिस्टेंट होते हैं, यानी कि एक कैश ग्रांट होता है जो कि गवर्नमेंट प्रोड्यूसर्स को प्रोवाइड करती है। अगर वो इफ द प्रोड्यूसर इज प्रमोटिंग एनी सोशल और ही और शी इज सर्विंग एनी सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। क्लियर? तो यहाँ पर सब्सिडी जो है किसी भी गुड या सर्विस की वैल्यू को डिक्रीज कर देता है, और इनडायरेक्ट टैक्सेस किसी भी गुड या किसी सर्विस की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है। ठीक है, सब्सिडीज डिक्रीज कर देते हैं और इनडायरेक्ट टैक्सेस किसी भी गुड या सर्विस की वैल्यू को इंक्रीज करते हैं। एंड नेशनल इनकम में हम सब्सिडीज को और इनडायरेक्ट टैक्सेस दोनों में से किसी को भी इंक्लूड नहीं करते हैं। क्लियर? बिकॉज यहाँ पर प्रोड्यूसर ने कोई भी प्रोडक्टिव एक्टिविटी नहीं करी होती है टू अर्न दैट सब्सिडी। ठीक है, तो सब्सिडी बेसिकली एक ट्रांसफर पेमेंट होती है। ठीक है, इट बेसिकली अ ट्रांसफर पेमेंट जो कि गवर्नमेंट देती है टू द प्रोड्यूसर हु और एवर इज सर्विंग द सोशल वेलफेयर ऑब्जेक्टिव। क्लियर? ओके, अब हमें क्या पढ़ना है? अब हमें ये पढ़ना है कि किस तरह से मार्केट प्राइस और फैक्ट्री कॉस्ट के बीच में नेट इनडायरेक्ट टैक्स डिफरेंशिएट करता है। ठीक है, तो इसके लिए हम एक छोटा सा एग्जाम्पल लेंगे।
ठीक है, इसके लिए हम एक एग्जाम्पल ले रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैं आई वुड लाइक टू टेक एग्जाम्पल ऑफ पेट्रोल। ठीक है, अब मान लेते हैं कि जो पेट्रोल का बेस प्राइस है ना, पेट्रोल का बेस प्राइस इज बेसिकली नोन एज द फैक्टर कॉस्ट। ठीक है, तो मैं रैंडमली कुछ एग्जांपल ले रही हूँ। फॉर एग्जांपल पेट्रोल का जो बेस प्राइस है इट इज 57.13 रुपीज। ठीक है, अब इसके ऊपर कुछ तरह के टैक्सेस लगे। ओके, तो सबसे पहले लगा फ्राइट चार्जेस मतलब ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट लगा, वो लगा फॉर एग्जाम्पल 0.87 रुपीज का। ओके, एंड उसके बाद लगी कोई कमीशन, डीलर की कमीशन लगी। फॉर एग्जाम्पल डीलर की कमीशन लगी 1 रुपीज की। ठीक है, एंड कुछ वैट लगा फॉर एग्जाम्पल अगेन 1 रुपी का वैट भी लग गया। क्लियर? अब यहाँ पर हम देखेंगे इन सभी चीज़ों को कैलकुलेट कर कर हमारा जो पेट्रोल का फाइनल प्राइस है उसको क्या बोलते हैं, मतलब जिस प्राइस पर पेट्रोल विल बी सोल्ड इन द मार्केट उसको कहते हैं रिटेल प्राइस, एंड इट इज ऑल्सो नोन एज द मार्केट प्राइस ऑफ पेट्रोल। ठीक है, तो पेट्रोल का प्राइस कितना हो गया 58, 59, 60 रुपीज। तो मार्केट में पेट्रोल बिकेगा 60 रुपीज का। ठीक है, क्लियर? अब यहाँ पर जो भी आप ये फ्राइट चार्जेस देख रहे हैं, कमीशन देख रहे हैं, वैट देख रहे हैं, ऑल दीज आर नोन एज इनडायरेक्ट टैक्सेस। इन सभी को क्या कहते हैं? इन सभी को कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस। तो यानी कि अगर आपको फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर पहुंचना है तो आपको इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, बट कहानी यहाँ पर अभी खत्म नहीं हुई है। क्लियर? यहाँ पर जो प्रोड्यूसर था फॉर एग्जांपल मान रहे थे वो एक बैकवर्ड एरिया पे पेट्रोल की प्रोडक्शन कर रहा था, एंड हो सकता है उस वजह से गवर्नमेंट ने उनको कुछ सब्सिडी प्रोवाइड करी। ठीक है, तो वापस से आ गया पेट्रोल पिक्चर में अगेन। ओके, सो पेट्रोल का अब जो फैक्टर कॉस्ट है, ठीक है, अब यहाँ पर दोबारा से ले लेते हैं कि पेट्रोल का जो फैक्टर कॉस्ट है वो कितना है, दैट इज 57.13 रुपीज। ठीक है, वो कितना है 57.13। ओके, अब यहाँ पर फॉर एग्जाम्पल जो प्रोड्यूसर है उसको कुछ सब्सिडी मिली है। ठीक है, प्रोड्यूसर को जो सब्सिडी मिली है वो मिली है फॉर एग्जाम्पल 2 रुपीज की सब्सिडीज मिली। ठीक है, प्रोड्यूसर को। ओके, तो अब यहाँ पर जिस प्राइस पर वो प्रोडक्ट बिकेगा मार्केट में वो कितना हो जाएगा, अब वो हो जाएगा 55 रुपीज का। क्लियर? ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, प्रोड्यूसर को सब्सिडी मिली, तो यहाँ पर अगर हमें फैक्ट्री कॉस्ट से मार्केट प्राइस तक पहुँचना है तो हम क्या करते हैं, हम सब्सिडी को सब्ट्रैक्ट कर देते हैं। क्लियर? अब ये एक्चुअल में मार्केट में बिकेगा कितने का वो हमें देखना है। देखो सबसे पहले क्या हुआ, सबसे पहले तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्सेस की वैल्यू हुई ऐड। सबसे पहले फैक्टर कॉस्ट में हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को ऐड करा। क्लियर? तो वैल्यू कितनी हो गई 60 रुपीज। अब 60 में से 2 रुपीज और सब्ट्रैक्ट होंगे। क्लियर? तो 60 माइनस 2 कितना हो जाएगा, इट विल बी 58। क्लियर? तो एक्चुअल में अब हमें यहाँ पर क्या करना है, सब्सिडी को हटाना है, सब्सिडी को सब्ट्रैक्ट करना है, क्योंकि अब हमारे जो हमारा गुड था उसकी वैल्यू अब डिक्रीज हो गई है। क्लियर? तो अब यहाँ पर जो हमारे पास 58 रुपीज आ गया है वो कहलाएगा मार्केट प्राइस। क्लियर? तो यहाँ पर इनडायरेक्ट टैक्सेस और सब्सिडीज का जो डिफरेंस है, इसका जो नेट डिफरेंस है, इट इज नोन एज नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस। क्लियर? तो यहाँ पर हम आराम से कंक्लूड कर सकते हैं कि अगर हमें फैक्टर कॉस्ट से मार्केट प्राइस पर पहुंचना है देन वी विल ऐड एनआईटी, और अगर मार्केट प्राइस से फैक्टर कॉस्ट पर पहुंचना है देन वी विल सब्ट्रैक्ट द वैल्यू ऑफ एनआईटी। ओके, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। अब एक बार फटाफट देख लेते हैं कि हमने क्या शुरू करा था आज के टॉपिक पर। सबसे पहले हमने यहाँ पर नेट ग्रॉस डोमेस्टिक नेशनल प्रोडक्ट और एमपीएससी में डिफरेंस करा था। देन डेप्रिसिएशन को हमने अच्छे से पढ़ लिया, नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड भी क्लियर है सबको, नेट इनडायरेक्ट टैक्सेस भी क्लियर है सबको। और यहाँ पर हमने बेसिकली कंक्लूड करने के लिए हमने यहाँ पर 3 सर्कल्स पढ़े हैं आज की क्लास में। पहला सर्कल क्या है, फर्स्ट सर्कल इज अबाउट नेट वेरिएबल एंड ग्रॉस वेरिएबल। सो नेट वेरिएबल से ग्रॉस वेरिएबल पर जाने के लिए हम क्या करते हैं, वी ऐड डेप्रीसिएशन, एंड ग्रॉस से नेट पर आने के लिए वी सब्ट्रैक्ट डेप्रीसिएशन। ओके, नेक्स्ट सर्कल अब हमने जो पढ़ा दैट वाज डोमेस्टिक इनकम एंड नेशनल इनकम।
डोमेस्टिक से नेशनल इनकम पर जाने के लिए वी ऐड NFIA, और नेशनल इनकम से डोमेस्टिक इनकम पर आने के लिए वी सब्ट्रैक्ट NFIA। NFIA मतलब नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड, एंड नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड क्या होता है? इट इज फीफा माइनस फीटा। Next, last we have, and that is factor cost and market price. तो FC से MP पे जाने के लिए we add NIT, और MP से FC पर आने के लिए we subtract NIT। and NIT क्या होता है? NIT is basically indirect taxes minus subsidies। Clear? तो ये तीनों सर्कल्स का अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लो, अच्छे से याद कर लो, बिकॉज आगे जो जितना भी चैप्टर पढ़ा है ये तीनों सर्कल्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ओके, आई होप क्लियर हो गया होगा सभी को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।